अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ-साथ एक नया चैनल भी मैं लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है भेजा फ्राई विद आरज़ू काज़मी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ-साथ ज़ाहिर है जो चैनल आप देख रहे हैं उसको तो किएगा ही सब्सक्राइब, लेकिन साथ नए चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और उस पर हम आहिस्ता-आहिस्ता भेजा फ्राई को जो है उस नए चैनल पे आपको दिखाना शुरू करेंगे और यहाँ पे फेस ऑफ और इसके अलावा पॉइंट ऑफ व्यू और इसी तरह के दूसरे डिबेट्स शोज़ जो हैं वो होंगे और सोलो शोज़ जो हैं वो जिस वक़्त के हमारे पास सब्सक्राइबर्स आ जाएँगे भेजा फ्राई वाले चैनल पे तो वहाँ चला जाएगा। बहरहाल इस वक़्त तो हम इधर ही हैं, तो बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से बैठिए और न्यूज़ सुनिए। बिल्कुल जी, आगे हम चलेंगे, हम आपको बताते हैं कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो इंडिया के विज़िट पर पहुँचने वाले हैं। 4th ऑफ मई को बिलावल साहब पहुँचेंगे इंडिया के शहर गोवा में और उनके साथ जो है 5th को उनकी वापसी है। और पहुँचने के साथ ही आप सब जानते हैं कि चाहे जितना मर्ज़ी कहा जाए कि जी कोई ख़ास हम पूछ-गछ नहीं रहे या कोई ख़ास ऐसी मीटिंग या बात नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी सब दुनिया का सारा मीडिया जो है वो बिलावल साहब की तरफ देख रहा होगा क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद, कई सालों के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई फ़ॉरेन मिनिस्टर जो है वो भारत पहुँचेगा। तो ज़ाहिर है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट डे होगा, बहुत ख़ास बात चलेगी उस दिन। तो उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपसे बात करते हैं, हम आपको बताते रहेंगे, हम आपको बिल्कुल अपडेट्स आपको पहुँचती रहेंगी और हम आपको लम्हा-लम्हा की खबर आप तक पहुँचाएँगे कि क्या हो रहा है गोवा में। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपनी न्यूज़ की तरफ। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जी अभी एससीओ की मीटिंग को अटेंड करना था। ये सब लोग जानते ही हैं कि उन्होंने कहीं आना-जाना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान से ही बैठ के इंटरनेट के थ्रू वर्चुअल मीटिंग उनकी होनी थी, लेकिन ना उसमें भी वो नहीं गए और उन्होंने किसी और को भेज दिया, जो कि एक बड़ी अजीब-सी बात है, उनको जाना चाहिए था। बहरहाल हम चलेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। इमरान खान साहब का कहना ये है, सबसे पहले तो खान साहब ने कहा है कि जी अगर अमेरिका उनको वापस ले आता है एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो आईएमएफ की सारी शर्तें भी मान लेंगे, कंप्लीट भी कर देंगे उन शर्तों को। और ना सिर्फ ये बल्कि वर्ल्ड बैंक और जितनी शर्तें अमेरिका लगाएगा, इमरान खान का कहना है कि अगर उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो वो उन सब शर्तों को पूरा करेंगे। साथ-साथ जी इमरान खान ने एक जो इकोनॉमी को लेकर एक रिवाइवल प्लान जो है वो भी अमेरिका को दिया है, लेटर लिखा है और सुनने में यही आया है कि अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई ख़ास रिस्पॉन्स इमरान खान के इस लेटर का नहीं आया। लेकिन ख़ैर खान साहब इस किस्म की बातें करते रहते हैं और काफ़ी कोशिश है उनकी कि दोबारा से उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाए। मगर बात सारी ये है कि क्या वाक़ई जो एस्टेब्लिशमेंट इस वक़्त मौजूद है, जिसमें कि आप सब जानते ही हैं कि नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी शामिल हैं। क्या वो लोग ऐसा चाहते हैं कि इमरान खान को दोबारा लाया जाए या फिर अभी फ़िलहाल उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है कि जिसमें ये सोचा जाए कि इमरान खान के वापसी के कोई चांसेस हैं। लेकिन ख़ैर खान साहब कोशिश कर रहे हैं और वो उनका राइट है और मेरे ख़्याल में उनको कोशिश करती रहनी चाहिए। वैसे भी गवर्नमेंट की इस वक़्त जो परफ़ॉर्मेंस है वो काफ़ी ख़राब है और उसको देखते हुए इमरान खान अगर हीरो बन रहे हैं तो कोई हैरत की बात नहीं है। बात हम करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही की। चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे जिस तरह से पुलिस का छापा मारा गया और एक उधम मचा, शोर हुआ और उसके बाद चौधरी साहब बहरहाल हाथ नहीं आए। लेकिन चौधरी साहब आज जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने यही शिकायत की कि जी ये कौन-सा तरीका है कि मेरे घर पे इस तरह से जैसे कोई चोर डाकू होते हैं उस तरह से रेड किया गया। लेकिन अगर सबको याद हो आप लोगों को तो इमरान खान साहब ने चौधरी साहब को जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था। ये और बातें के बाद में खान साहब ने उनको ना सिर्फ ये कि चीफ मिनिस्टर बना दिया पंजाब का, बल्कि साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको पीटीआई का प्रेज़िडेंट भी बना दिया गया है। बात हम करेंगे जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, डीजीआईएसआई साहब की और
नदीम अंजुम साहब की, इसके अलावा आर्मी चीफ की, और इन तीनों ने जी मुलाकात की है, इन तीनों ने मिलकर एक मीटिंग की है। वैसे तो लोग यही कहते हैं कि जी ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्यार का सिलसिला पुराना नहीं है, इसलिए कि ये दोनों तो नए हैं। और शहबाज शरीफ साहब से इनकी मुलाकात हुई है और इन्होंने बैठ के ये सोचा है कि आखिर जी ये कंट्री में चल क्या रहा है। जी हाँ, तीनों ने मीटिंग की है और तीनों ने मीटिंग करके इस बात को समझने की कोशिश की है कि आखिर ये कंट्री में चल क्या रहा है भाई। इसलिए कि किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब तो जी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, जो इंडिया से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे पाकिस्तान के बारे में, यानी कह रही हूँ कि जो लोग पाकिस्तान के बारे में बात किया करते थे, वीलॉग्स बनाते थे या टीवी चैनल्स पे बात करते थे और अपने आप को बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक्सपर्ट समझते थे, उनकी भी खोपड़ी घूम के रह गई है। और वो भी कहते हैं कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब इलेक्शन कराने हैं, नहीं कराने हैं, इमरान खान को लाना है, नहीं लाना है, क्या वापस से मार्शल लॉ लगने लगा है, नहीं लगने लगा है। मतलब इतनी कंफ्यूजन हमने फैला दी है हर तरफ कि हमारे वो लोग, हमारे वो दोस्त जो बेचारे हर वक्त पाकिस्तान को यूं करके घोल के पिया होता था उन्होंने, और कहते थे कि जी हमें तो ये भी पता है और हमें तो ये भी पता है, आज अगर उनसे बात करें तो वो कहते हैं ना जाने क्या हो रहा है आपके यहाँ, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो बिल्कुल जी, आपको कैसे समझ में आएगी जब हमें समझ में नहीं आ रहा। तो फिर तो जी बिल्कुल इन तीनों, यानी कि आर्मी चीफ ने, डीजीआईएसआई ने और शहबाज शरीफ साहब ने आपस में जो है वो मीटिंग की और तीनों ने बैठ के सोचा कि कंट्री में चल क्या रहा है। उसमें मैंने सुना है कि आर्मी चीफ ने थोड़ा भाव भी खाया, लेकिन अब ये सोचा गया है कि जी फिलहाल चले जाते हैं, अगली बार आएंगे फिर कोई मीटिंग फिक्स करेंगे और फिर बैठ के दोबारा एक बार सोचेंगे कि आखिर कंट्री में चल क्या रहा है, शायद किसी की कुछ समझ में आ जाए। बात हम करेंगे जी डीजीआईएसआई की। जी हाँ, नदीम अंजुम साहब की बात करेंगे। डीजीआईएसआई जो हैं जी, वैसे तो ये पोस्ट 2 साल के लिए होती है, लेकिन अब हो ये रहा है कि जो इस वक्त डीजीआईएसआई हैं उनकी रिटायरमेंट की जो डेट है वो उनके उस 2 साल से पहले आ रही है, जिसमें कि उन्होंने मतलब इस पोस्ट के लिए जब वो सिलेक्ट हुए थे तो वो 2 साल उनके कंप्लीट होने से पहले उनकी रिटायरमेंट की डेट आ जाएगी। तो अब क्या होगा, जाहिर है कोई जुगाड़ लगाया जाएगा, क्या हो सकता है, क्या उनको एक्सटेंशन मिलेगी 1 साल की, या क्या किया जाएगा, क्योंकि वो तो अपना जो टेन्योर है उनका 2 साल का, जो उनका टाइम लिमिट है, उससे पहले उनकी रिटायरमेंट आ रही है। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि जी हो सकता है कि जी फिर उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाए। बहरहाल एक्सटेंशन तो खैर किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमारे फौजियों को मिलती है, तो फिर क्या मतलब क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं हम उसमें? कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ बैठ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो जी जैसे जैसे न्यूज आएगी हम आपको बता देंगे कि नदीम अंजुम साहब रिटायर होने लगे हैं या फिर एक्सटेंशन लेने लगे हैं। इसलिए कि अगर एक्सटेंशन नहीं लेते तो फिर 2 साल के मुद्दत के लिए जो डीजीआईएसआई बने हैं उससे बहुत पहले वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको वो 2 साल मुकम्मल करने हैं तो फिर ऐसा होगा कि उनको एक्सटेंशन देनी पड़ेगी ताकि वो 2 साल, मतलब इतनी कंफ्यूजन है ना लाइफ में कि समझ नहीं आ रही। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जो सीधा सीधा काम कर रहा हो और इस तरह की कंफ्यूजन ना फैला रहा हो कि आखिर चल क्या रहा है कंट्री में। बहरहाल हम जी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। ये है जी हमारे चीफ जस्टिस साहब, और उनका कहना ये है कि सियासत ने अदालती कार्रवाई को आलूदा कर दिया है। इतनी मुश्किल उर्दू। इनके कहने का मतलब ये है कि जी जो सियासत है, यानी जो पॉलिटिक्स है, उसने मतलब आलूदा कर दिया को, क्या कर दिया, मतलब मट्टी डाल दी, मट्टी पाओ, सारी धुंध कर दिया, खराब कर दिया है। मतलब सीधे सीधी बात है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी पॉलिटिक्स ने जो है वो अदालती निजाम को खराब कर दिया है। लेकिन सर आप तो वहां बैठे हैं ना, वो आप हथौड़ा लेके ठक ठक तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो खैर वो तो सनी देओल जी कहते हैं, लेकिन आप लोग भी तो वो हथौड़ा लेके बैठे होते हैं ना। तो जी वो हथौड़ा ग्रुप, बहुत से लोग हैं इनको हमारी अदालतों का हथौड़ा ग्रुप भी कहते हैं। मैं नहीं कहती, मैं नहीं कहती सर, इसलिए मेरे ऊपर किसी किस्म का इल्जाम लगा के जो है ना, मुझे ना कुछ कहिएगा। मैं नहीं कह रही, बहुत से लोग कहते हैं आप लोगों को कि आप हथौड़ा ग्रुप है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब वो हथौड़ा आपका एक काम है, वो आप करते हैं। लेकिन बहरहाल हर काम पॉलिटिक्स पे डाल देने का, हर चीज का इल्जाम पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस पे डाल देने का हमारे यहाँ एक रिवाज है। सो वही रिवाज इन्होंने भी अपनाया है और ये भी वही कह रहे हैं।
पाकिस्तान में जी गोल्ड के प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और कितने बढ़ गए हैं ये बताने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो गोल्ड खरीदने के काबिल नहीं है, और जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको पाकिस्तान के गोल्ड की प्राइस क्या है वो लेके क्या करना है, कौन सा यहाँ कोई खरीदने आ रहा है या बेचने आ रहा है। तो इसलिए इस न्यूज को हम यहीं तक छोड़ देते हैं। बहरहाल हिना रब्बानी खर की बात करेंगे जी। जी हाँ, हिना रब्बानी खर जो है वो बड़ी फेमस है जी इंडिया में, और लोग उनके हैंड बैग और उनके शूज की वजह से ज्यादा उनको जानते हैं, वजह इसके कि उनके काम की वजह से जाने। और ये भी कहा जाता है कि जी हिना रब्बानी खर जो है उनको इस बात पे भी एतराज है, और उनका कहना है कि जी अमेरिका के साथ जो है हमें बहुत ज्यादा झुक झुक के बात नहीं करनी चाहिए, चाइना की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि अगर अमेरिका में कुछ डॉलर शॉलर पकड़ा देगा तो हम फिर फैसला करेंगे कि हमें झुक के बात करनी है या नहीं करनी। बहरहाल हम आपको ये भी बताते चलें कि बात हम करेंगे जी क्रिकेट की। जी हाँ, क्रिकेट में जो है वैसे तो कई चीज़ें क्रिकेट के बारे में चल रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि भारत नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेले। जी हाँ, ये बात जो है कही है, उनका क्या नाम है जी, तौकीर ज़िया। जी हाँ, जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब जो हैं, उनका कहना ये है, ये पहले जी चेयरमैन रह चुके हैं। बात हम करेंगे जी जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब की, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनका कहना ये है कि जी भारत जो है वो ये नहीं चाहता कि उनके खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान आके क्रिकेट खेलें। बिल्कुल जी, हो सकता है वो ये बात ठीक कह रहे हो, वैसे अजीब सी बात है ना कि ये मतलब जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया हैं, यानी कि हमने क्रिकेट में भी फौजी रिटायर्ड फौजी लगा रखे हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जी हर सिविलियन जॉब के ऊपर एक ना एक रिटायर्ड फौजी जो है वो बैठा हुआ है। तो भी यहाँ पर भी जो है आप इनको देख सकते हैं कि जी ये जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब जो हैं, ये पहले पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं। मगर किस लिए भई, ये फौज में कौन-सी क्रिकेट होती है, या ये कि भारत के साथ जंग के बजाय क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन ख़ैर बड़े लोग हैं जी, भाई लोग हैं, अब बन गए चेयरमैन तो बन गए, हट गए तो हट गए। बहरहाल अभी ये फॉर्मर हैं, यानी कि पहले थे। अब उनका कहना ये है कि जी भारत जो है वो ये नहीं चाहता कि उनकी टीम जो है वो पाकिस्तान आकर खेले। तो बस ठीक है, अगर वो ऐसे ही चाहते हैं, और वो भी आपकी कंट्री में जहां आपका एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पूरे दिन जो है वो तकरीबन रोज ही सर पे डस्टबिन लगा के घूम रहे होते हैं, ऐसी कंट्री में आप चाहते हैं कि भारत के खिलाड़ी आके और बड़े आराम से क्रिकेट खेलें, जिनसे कि हमेशा से एक दुश्मनी का चूरन बेचा जाता है भारत के साथ। कोई और टीम आ जाती है तो आप बड़ा कहते हैं वो देखिए जी फलानी टीम आ गई, वो देखिए जी फलानी टीम आ गई। हाँ जी, बिल्कुल आ गई, लेकिन ज़ाहिर है उनके साथ आपकी कोई नस्ल दर नस्ल कोई ख़ानदानी दुश्मनियाँ तो नहीं चल रही ना, जो आपने भारत के साथ पाल के रखी हुई हैं। तो ज़ाहिर है कि जो भारत के खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर आते हुए घबराएँगे कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब पूरे टाइम इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लेकर घूम रहे होते हैं, और भी बाकी लोगों के लिए भी यही कहा जा रहा होता है कि तरह-तरह की बात की जा रही होती है। तो ऑब्वियसली ऐसी सूरत-ए-हाल में कोई भी क्रिकेट टीम जो है वो आते हुए पाकिस्तान घबराएगी, और ख़ास तौर पे भारत की। इन बातों को मेरे ख़्याल है पाकिस्तानियों को बुरा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि सच्चाई को फ़ेस करना चाहिए, और माहौल पहले ऐसा बनाइए कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान, वो आराम से पूरे कंट्री में फिर सकें बगैर इतनी सिक्योरिटी के, और नवाज़ शरीफ साहब भी जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो पाकिस्तान वापस आना जो है उसको बेहतर समझें। अगर आपके अपने ही लोग पाकिस्तान में डरते और काँपते रहेंगे और आएँगे नहीं, या फिर इस कदर सिक्योरिटी लेके चलेंगे, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई दूसरे मुल्क की कंट्री की, किसी भी दूसरी कंट्री की, यानी कि ख़ास तौर पे भारत की क्रिकेट टीम भला क्यों आएगी? बात हम करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब की। आसिफ अली जरदारी साहब का कहना है कि जी पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आकर मेहनत कश की मुश्किलात को हल करेगी। जरदारी साहब, आपकी गवर्नमेंट तो बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार जा चुकी है, और बहुत सालों से सिंध में है। तो फिर आपने वहाँ सिंध के जो मेहनतकश हैं, सिंध के जो मज़दूर हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं जो अब आप आगे की सोच रहे हैं? बहरहाल एक सवाल है, लेकिन ये कि इसका जवाब आप खुद ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और आपको मालूम है कि क्या चल रहा है। बेहतर होगा अगर आप पहले उन लोगों की मदद कर दीजिए जिनके ऊपर आप सालों से हुकूमत कर रहे हैं, लाड़काना, सिंध, कराची, पूरा का पूरा आपके पास है सर, साबित कीजिए और फिर आगे बढ़िए। हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। मुफ्त आटे की तकसीम में 20 अरब की करप्शन हुई है।
ये कहना है जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, जो कि पीएमएलएन के मेंबर हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि जी आटे की मुफ्त आटा जो बांटा गया था उसमें 20 बिलियन रुपीस की करप्शन हुई है। और बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह की न्यूज़ आ रही है और इस तरह की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात को कोई भी गलत साबित नहीं कर सका और ना ही किसी तरफ से किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट आया है। तो इसका मतलब ये है कि करप्शन तो हुई है। अब आटा कितना खराब था वो भी पीएमएलएन के एक साहब बता चुके हैं कि जी इसे तो खुद नहीं खाया जा सकता, वो आटा पब्लिक को दिया जा रहा है। लेकिन अब 20 बिलियन की करप्शन की बात भी हुई है, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और चेक जरूर किया जाना चाहिए। शहबाज गिल साहब ने अमेरिकन इमिग्रेशन में अपना ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे दी है और देखते हैं उनको ग्रीन कार्ड मिलता है या नहीं मिलता। वैसे पहले भी वो अमेरिका में ही रहा करते थे, फिर बीच में इमरान खान की पार्टी जब पावर में आई तो वो आ गए यहाँ पर और खान साहब को ज्वाइन कर लिया। एक बार फिर शायद अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जी हम आपको ये भी बता दें, आर्मी चीफ के खिताब में कायदे आजम की झलक नजर आती है। सपा सलार का खिताब सुने तो अंदाजा होता है कि ये हुब्बुल वतनी साबित कदमी चाहिए चाहिए सियासतदानों को भी फॉलो करें। खैर ये कोई साहब हैं जो कि बड़े बुरी तरह से जो है वो फौज को मक्खन लगा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी ना तो दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी। तो साइड पे रहिए और कोशिश करें कि सच बोलें। खैर ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आर्मी चीफ की स्पीच के अंदर या उनकी तकरीर के अंदर इस कदर जज्बा नजर आ रहा था, मुझे तो नहीं दिखा। मेरी एसिड वीक हो गई मुझे लगता है। लेकिन इन साहब को बहरहाल दिख रही थी और इसीलिए तारीफ भी कर रहे थे। खैर ये भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ही न्यूज है और वो यही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, एक बार नहीं कई बार कह रहे हैं कि जी 20 बिलियन की जो है वो करप्शन हुई है। हम सुन लेते हैं। अभी ये हमने आटे का निजाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूंगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। आप किसी तरह भी देख लें, क्या किसको आखिरी क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया है। आप ये इस निजाम के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते सर्विसेज की। आपको उसको पूरी तरह रीडिफाइन करना होगा, इस निजाम को बदलना होगा। इतना करप्ट हो चुका है, इतना फरसूदा हो चुका है कि ये आज डिलीवर नहीं कर सकता, चाहे वफाक में हो चाहे सूबे के अंदर हो। ये बात जो है समझने की। ये थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब और जो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि जी निज़ाम करप्ट हो चुका है और निज़ाम नहीं चल सकता और ना तो वफाक में, यानी ना तो फेडरल गवर्नमेंट और ना ही प्रोविंसेस में। लेकिन बात सारी ये है कि अगर क्या फिर फौज को ले आए, क्या फिर एक बार डिक्टेटरशिप आ जाए, क्या एक बार फिर मार्शल लॉ लग जाए। और तो बहुत बार लोग ये भी कहते रहे हैं कि जी जब भी सिविलियन गवर्नमेंट आती है उसको चलने ही नहीं दिया जाता, खुद जानबूझ के उसको फेल करवाया जाता है ताकि लोग भी कहें कि जी फौज को ले आइए। लेकिन इस वक्त फौज आकर करेगी क्या? इसलिए कि इस वक्त तो पाकिस्तान के पास उतना पैसा भी नहीं है जिससे इनके डीएचए और इनके पिज्जा फ्रेंचाइज और इनके कॉर्नर के प्लॉट और दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज या कनाडा की प्रॉपर्टीज आ सकें। तो इस वक्त फौज आने में क्यों इंटरेस्टेड है? और वैसे भी अगर फौज सामने नहीं भी है तब भी तो निजाम को फौज ही चला रही है, मुल्क को फौज ही चला रही है। बिकॉज चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, हर चीज में फौज मौजूद है। फौज की मर्जी के बगैर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर भला उनको सामने आकर, बिल्कुल सामने आकर ये डिक्टेटरशिप चलाकर डायरेक्ट बुरा भला सुनने की क्या जरूरत है? सामने वो इन्हीं पपेट्स को रखेंगे, कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ, कभी आसिफ अली जरदारी, और पीछे डोरियां होंगी एजेंसीज और आर्मी के हाथ में। और जो बुरा भला सुनाया जाएगा वो जाहिर है यही सुनेंगे। अब फौज को जो बुरा भला सुनाया जा रहा है उससे बचने का एक ही तरीका है और वो ये कि भारत की तरफ से किसी किस्म का या तो सर्जिकल स्ट्राइक हो जैसे मैंने पहले कहा था, या फिर कोई सख्त किस्म का स्टेटमेंट आ जाए। तो फिर ये कह देखो जी देखो, भारत तो हमें खाने आ रहा था, हम ना हो गए होते तो खा गया होता। लेकिन बहरहाल हम नजर रखेंगे और हम आपको बताते रहेंगे न्यूज में कि क्या कुछ चल रहा है। खास तौर पे
बिलावल भुट्टो जरदारी का इंडिया का जो विजिट है उसके ऊपर हमारी खास नजर है और हमें यकीन है कि बिलावल साहब कोई ना कोई स्टेटमेंट तो जरूर देंगे। और सिर्फ दुआ इतनी है कि कोई बेहतर स्टेटमेंट दे, कोई गलत स्टेटमेंट ना दें, मजीद नफरतें या मजीद एम्बेरसमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए ना क्रिएट करें। लेकिन जाहिर है वो बात वही करेंगे जो डिक्टेशन उनको लिख के दिया गया होगा, जो बात उनको बताई गई होगी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि बेटा ये जाके तुमने बोल देना है, तो मुझे लगता है कि वो वही बात करेंगे। लेकिन हमारी दुआ है कि कुछ अच्छा ही लिख के दिया हो, कोई अच्छी ही बात हम सुने और आपको अच्छी ही बात सुनाए। और थोड़े से जो कहना चाहिए एक दूसरे के दिलों में नफरतें या थोड़ा सा कुछ जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हो और थोड़ी सी हम दुनिया को कुछ अच्छा भी दे सकें। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि आगे हम इस पूरी वीक में आपको ज़्यादा शोज़ देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि बिलावल साहब गए हैं भारत। अब चाहे जैसा मर्ज़ी विज़िट हो, अच्छा हो, सक्सेसफुल हो या बेकार विज़िट हो, जो मर्ज़ी जिसको जैसा लगे, लेकिन बहरहाल हमने आपको पल-पल की खबर तो देनी ही है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।